अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, सो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे और हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट लास्ट कह सकते हैं। इसके बाद एक और शायद एक और टॉपिक भी हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। ये जितने भी हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कशन की है, अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ हो रही है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ होती है? इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो जैसे कि आप ये सपोज़ करें एक मेटल है, ओके, वो मेटल बहुत गंदी सी है, ओके, वो बड़ी डल सी मेटल है, और उसका कलर वाइज वो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत डल है। हम उसको थोड़ा शाइनी बनाना चाहते हैं, तो हम उस मेटल के ऊपर कोई और ऐसी मेटल हम उसके ऊपर डिपॉज़िट कर दें। हम उस मेटल के ऊपर किसी और मेटल से उसको कोट कर दें, ठीक है, तो ताकि वो थोड़ी अपीयरेंस में उसकी अच्छी शेप हमें नज़र आए, ठीक है, उसकी अपीयरेंस अच्छी नज़र आए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को डिपॉजिट करवाना, और अगर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम इस काम को करवा रहे हैं तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के कुछ रूल्स हैं बच्चों। रूल नंबर 1 क्या है आपके पास? रूल नंबर 1 ये है कि आपने जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करवाना है किसी दूसरी मेटल के ऊपर, उस मेटल को आपने एनोड बनाना है, ठीक है, उस मेटल का आपने एनोड बना लेना है। पॉइंट क्लियर है? उस मेटल को आपने एनोड बना लेना है। फॉर एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हो, आपके पास एक सिल्वर कलर की मेटल है, ठीक है बच्चों, सिल्वर कलर की मेटल है। आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ना गोल्ड वाली मेटल जो है ना, इसके ऊपर डिपॉजिट करवा दूँ। ओके, तो क्या होगा, सिल्वर के ऊपर ना गोल्ड का थोड़ी सी एक लेयर सी इसके ऊपर आ जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। वो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि सोने का पानी, ठीक है, लाइक सोने का पानी इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है ना बच्चों, ठीक है, ये लड़कियों को ज़्यादा पता होगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो होती हैं, अगर हम उसको भी परचेज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये शायद सोने की है, बिकॉज उसके ऊपर ना गोल्ड की एक लेयर होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली यही एक किस्म का हो रहा होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी लेयर की फॉर्म में हम उसको कोट करते हैं, ठीक है। अब हम गोल्ड की मेटल को सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो हम गोल्ड की मेटल को एनोड बनाएंगे, और जिस मेटल के ऊपर हम लोगों ने कोट करना है उसको हमने कैथोड बनाना है। बस इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। ओके, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करवाना है उसको एनोड, जिसके ऊपर करवाना है उसको कैथोड लेना है। क्लियर है? एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। सो लुक ओवर हियर। अच्छा, एनोड जो होगा ना, एनोड वो आपका प्योर मेटल का होगा ऑब्वियसली, जिसको आपने वो करना है, और आपने एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना, हमेशा आपका इलेक्ट्रोलाइट वो हमेशा एनोड जिस मेटल का होगा उसी मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। आपके अंदर एक सोल्यूशन पड़ा होगा कंटेनर के अंदर, वो जो सोल्यूशन होगा, वो जो कंपाउंड होगा, उसके अंदर इस एनोड जिस चीज़ का बना हुआ है, गोल्ड का है, तो वो गोल्ड वाली मेटल का सोल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अगर कोई और है, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल की हम बात करेंगे, तो हमारे पास टिन है, टिन मेटल को हम डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। इसी की मैं पैरेलल लिख देता हूँ, TIN, टिन, दिस इज़ टिन मेटल। इसको हम किसके ऊपर करवाना चाह रहे हैं? आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर हम टिन को डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, तो टिन को हम लोगों ने लेना है एनोड, और आयरन को हम लोगों ने लेना है कैथोड। और हमें इलेक्ट्रोलाइट किस मेटल का लेना है? टिन का। तो उन्होंने कौन सा सोल्यूशन ले लिया? टिन क्लोराइड सोल्यूशन।
ठीक है, उसका ये फार्मूला होता है SnCl2, टिन क्लोराइड सोल्यूशन। Sn टिन मेटल को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। ओके बच्चों, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे 1 मिनट के लिए इस चीज़ को रेस करने देना, आप फिर इस चीज़ों को यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, अब क्या चीज़ है यहाँ पे, आप अगर गौर से देखो तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपके पास एनोड है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया ना, ये एनोड है। अब ये एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, ये टिन मेटल का बना हुआ है, Sn टिन मेटल का। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है, ये आयरन का, Fe। ओके, आयरन का बना हुआ है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि टिन मेटल यहाँ से उतरे और उस दूसरी जो आपकी आयरन मेटल है इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो हमेशा उसी मेटल का लेना है जिसका एनोड बना होगा। क्लियर है बच्चों, जिसका एनोड बना होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं। एनोड इज़ मेड फ्रॉम द प्योर मेटल यू वांट टू कोट योर ऑब्जेक्ट विद। द कैथोड इज़ द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। एनोड उस मेटल का हो जिसको आप उसके ऊपर कोट करना चाह रहे हो, और कैथोड उस चीज़ का बना हो जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उसी का सोल्यूशन होगा, सोलेबल सॉल्ट होगा ऑफ द प्योर मेटल एट द एनोड। क्लियर है? ओके, अब यहाँ की सारी जो अंदर की स्टोरी है वो मैंने अब आपको बतानी है ताकि आपको वो क्लियर हो। सो लुक ओवर हियर। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है ये टिन मेटल का बना हुआ है। देखो ये सारे यहाँ के इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो टिन मेटल के होंगे, टिन मेटल का। ये टिन मेटल वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसको एनोड कहते हैं। ये क्या करेगा, ये फ़ौरन से सोल्यूशन के अंदर आएगा। सोल्यूशन के अंदर इस फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यहाँ पे आएगा, सोल्यूशन के अंदर आएगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ब्लू कलर नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, एनोड से इस तरफ आएंगे कैथोड की तरफ। यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने आपको बताया था, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। क्लियर है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेट कर रहे होंगे, ये टिन Sn पॉजिटिव 2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये वहाँ के वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करके वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो सारे का सारा ये जो एरिया है ये वाला, ये सारा का सारा ये जो ब्लू वाला, ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टिन मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टिन यहाँ पे आपकी डिपॉजिट हो चुकी है। ओके, अब याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये टिन यहाँ पे इसका कितना मैस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, तो आप बोलोगे जितना वहाँ से एनोड वाला जो टिन है जितना वहाँ से लॉस हुआ होगा उतना यहाँ पे वो डिपॉजिट हुआ होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल जब हमने ये एनोड टिन का इसके अंदर डिप किया था बैटरी से कनेक्ट करके, तब ऑब्वियसली हमने उसको मेजर किया होगा, उसको वे लिया होगा। तो सपोज करो स्टार्टिंग में 50 ग्राम का वो एनोड था, ठीक है, 50 ग्राम। अब हो सकता है जब हमने दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमने जब देखा तो उसको 40 ग्राम रह गया। अब कितना ग्राम वहाँ पे डिपॉजिट हो चुका, तो ये जो लॉस है ना 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम वहाँ पे लॉस आपका इंक्रीज़ हो चुका होगा मैस। तो जितना मैस एनोड से लॉस होता है उतना ही कैथोड के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये बच्चों क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, उससे पहले एट द एनोड लुक ओवर हियर, tin atom lose electrons to form a ion in the solution. At the cathode, tin ions gain electron to form a atom which is deposited on the strip of the iron metal coating with a layer of tin.
तो देखो टिन के साथ उसकी कोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, लुक ओवर हियर। टिन मेटल थी, न्यूट्रल फॉर्म में, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये बन गया। अब वही Sn पॉजिटिव 2 चार्ज वापस कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो वापस टिन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हुआ बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ही यह है कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को डिपॉजिट करवाना। जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना चाहते हो उसको एनोड बनाओ, जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हो उसको हमने कैथोड बनाना है। और जितना मैस एनोड का वहाँ से डिक्रीज़ होगा उतना ही मैस वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या हैं? दो मेन यूजेस हैं और ये क्वेश्चन आपका लाजमी आता है बच्चों, और आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये यूजेस है कि आपकी जो मेटल को वो मोर रेजिस्टेंस बना देता है टू कोरोजन आर डैमेज, ठीक है। उसको मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन आर डैमेज होने से और उसको क्रूड होने से, जंग लगने से बच्चों उस मेटल को बचा देता है। अगर आयरन को जंग लगता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर उसके ऊपर टिन की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं तो टिन को क्रूड, टिन क्या करेगा, टिन खुद थोड़ा सा रिएक्ट कर देगा लेकिन आयरन को सेव कर लेगा, ठीक है। तो वो मेटल को वो क्या करता है, कोरोजन से महफूज रखता है। सो मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, सो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड यूज़ क्या है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? वो यही है कि अपीयरेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। मतलब अगर पहले वो मेटल थोड़ी सी डल दिखती थी, ठीक है, तो अब जब हम उसके ऊपर खुद सोचो कि गोल्ड की लेयर डिपॉजिट करवा देंगे, किसी ऐसी मेटल जो शाइनी है काफ़ी, उसकी लेयर डिपॉजिट करवा देंगे तो वो भी मटेरियल हमारा काफ़ी शाइन करने लग पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ज्वेलरी विद सिल्वर की वो सारी मेटल होती है, ऊपर हमने उसके ऊपर गोल्ड को लेयर की फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट करवाया होता है, तो हम कहते हैं ये देखो ज्वेलरी, ठीक है। ये जो आपकी कटलरी होती हैं इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, ठीक है, तो ये सारी सिल्वर के ऊपर होती है, सिल्वर के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। ज्वेलरी डजंट मीन मैं हर दफ़ा वही गोल्ड वाली ही की बात चल रही होगी जो आर्टिफिशियल में, ऑब्वियसली हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि वो गोल्डन कलर की होती है, सिल्वर कलर्स की भी होती हैं काफ़ी अच्छी अच्छी। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हमने यूजेस देख लिए, 2 यूज़ हैं कि आपके पास क्या होता है, मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन फर्स्ट, और सेकंड वन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। ओके, सेकंड आपकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की, दैट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के तो नहीं बल्कि ज़्यादा आते हैं। मैं अब साथ साथ बताता जाता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या है कि ये फ्यूल सेल क्या होता है। एक सेल होगा बच्चों, सेल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम देख रहे होंगे कि वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है। सो फ्यूल बेसिकली होता क्या है, फ्यूल हम जब किसी गाड़ी में डालते हैं तो वो गाड़ी क्या करती है, वो वर्क डन करती है। और वर्क कैसे करती है, जब वो फ्यूल बर्न होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और वो एनर्जी रिलीज़ जो होती है तो हम वर्क डन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच रिलीज़ द एनर्जी व्हेन बर्न। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन जो आपके पास है वो हमने रॉकेट इंजन के अंदर भी हमने एज अ फ्यूल यूज़ किया है, ठीक है, एंड फ्यूल सेल टू पावर सम कार, और कार के अंदर भी हम लोगों ने एज अ हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया है, ठीक है। ये पहले इरा की बात चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, इसी वजह से हाइड्रोजन को यूज़ करना छोड़ दिया। अब फ्यूल सेल इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। लेट्स सी देखते हैं कैसा होता है। फ्यूल का काम होता है बच्चों, ये देख लो, फ्यूल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एट वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर वो एक फ्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। हमेशा याद रखना ये जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है ये रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी और एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। अगर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहें कहीं बाहर। सो लुक ओवर हियर बच्चों, होगा क्या, अब जब आपके पास
फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल बेसिकली क्या है, फ्यूल इज़ द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो आपको पता है कि ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए H2 का मतलब है 2H पॉजिटिव आयन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए। क्लियर है। जब हम लोग लास्ट टाइम याद है वो जब कैथोड के ऊपर लिखते थे हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, तो उसके लिए हम रिवर्स इसका ये लिख देते थे, H पॉजिटिव आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग H2। तो आपने अब ये इसका रिवर्स लिख देना है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन की। दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और वो बनाएगा, क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो हमारे पास यहाँ पे O2 है तो 2 टाइम O नेगेटिव 2। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये दिस इज़ द फॉर्मूला या हाफ आयनिक इक्वेशन एट आपके कह सकते हो कैथोड। तो ये कैथोड के ऊपर ये बच्चों रिएक्शन हो रहा होगा और एनोड के ऊपर बच्चों ये रिएक्शन हो रहा होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब होता ये क्या है कि कैथोड और एनोड पे तो ठीक है रिएक्शन हो गया, तो अब आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तरफ से आपका H पॉजिटिव आयन और दूसरी तरफ से आपका ये ऑक्सीजन O नेगेटिव 2 जो बनता है, ठीक है। ये जो चीज़ें बन रही हैं ना बच्चों, ये वाली, यहाँ से ये बन रहा है और यहाँ से ये बन रहा है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनता है वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, मिलके वाटर बनाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, वाटर बनाएंगे। सो द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या है, अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ से एयर इंटर हो रही है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी बच्चों, ये आपको एयर जो होगी ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। एक तरफ से फ्यूल इंटर हो रहा है, ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है, सॉरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या है। तो हाइड्रोजन का सोर्स फ्यूल है और ऑक्सीजन का सोर्स एयर है, याद रखना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, ठीक है। ये कोई भी आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ये ग्लो करेगा, मतलब ये आपकी ये कैसे लोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसमें से पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वट, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O-2 बनाएगी। तो आपके आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आइन और आफ्टर गेनिंग O नेगेटिव 2 आइन, ये आपके पास बन चुके होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो आइन्स होते हैं ये आपस में मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है वाटर, ठीक है। और वाटर वो यहाँ से निकल रहा होता है और जो अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं वो यहाँ पे चली जाती हैं, अनयूज गैस आउट। ऑक्सीजन यहाँ पे आउट हो जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन आती है, अगर वो एक्स्ट्रा फ्यूल है तो वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो वाटर इज़ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, ओके। सो वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि यार ये जो फ्यूल दूसरे यूज़ करते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं उसमें से पता नहीं कितनी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, वो कितने टॉक्सिक हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे द साइड प्रोडक्ट इज़ द वाटर, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करता, तो ये बड़ा बेनिफिशियल होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वही जो बातें मैंने आपको बताई हैं। सो लुक ओवर हियर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आर बिकमिंग मोर कॉमन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है, टू रिप्लेस द पेट्रोल और डीजल इंजन वगैरह। अब पहला एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ओनली वाटर, ओके। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो बहुत सारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करवाती है। एक और पॉइंट क्या है, पहला तो आपके पास है कि जो इसका दे प्रोड्यूस no pollution, ठीक है, because the water product only is formed. The second point is the more energy release per kilogram. अगर आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न करो और 1 किलोग्राम पेट्रोल को बर्न करो तो ज़्यादा एनर्जी आपको हाइड्रोजन से मिलेगी। दूसरा ये है कि नो पावर इज़ लॉस्ट इन ट्रांसमिशन,
ठीक है। देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, मतलब आपकी इसमें अंदर कोई आपके कोई जो गाड़ी के अंदर चलते हैं ना, आपके इंजन चलता है, लाइक वो पूरा वो इंजन पूरा मूव कर रहा होता है, ठीक है। फिर बाकी और डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती हैं जो वो भी सारी उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नो मूविंग पार्ट कुछ भी नहीं है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, उस तरह की कोई चीज़ें नहीं है कि आपका कोई अंदर इंजन जो बर्न हो रहा होगा वट कुछ भी। तो दूसरा ये है कि आपके पास ये क्विटर सो लेस नॉइस पोल्यूशन कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। तो नॉइस पोल्यूशन जो होती है ना, ठीक है, वो जो आपकी इंजन चल रहा है उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है, उस तरह की कोई भी नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए, ठीक है, कि वाटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं है, मोर एनर्जी रिलीज्ड, ये चीज़ होगी। और उसके बाद आपके पास नो ट्रांसमिशन लॉस है और नो नॉइस है, ठीक है, नॉइस रिडक्शन भी है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो आपने अभी फ्यूल सेल एक पूरा ये सेटअप देखा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको लगाना बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। हमने ऑब्वियसली अब गाड़ियों के अंदर हम लोग इंजन जब बनाते हैं, अब इंजन की जगह हमें वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने होंगे, ठीक है, वो बड़ा एक्सपेंसिव है। ऊपर से हाइड्रोजन को कैरी करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है और बड़ा एक्सपेंसिव भी है इसको स्टोर करना। पेट्रोल को स्टोर करने के लिए आपने देखा गाड़ियों के नीचे टैंक होते हैं, ठीक है, उनको आप आराम से स्टोर कर सकते हो, बिकॉज हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, इसलिए इसको स्टोर करना बड़ा ही डेंजरस है और बड़ा डिफ़िकल्ट है। ऊपर से ये जो फ्यूल सेल होता है ये अफेक्ट करता है लो टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ठीक है, लाइक सर्दियाँ आ गई लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ गैस, तो वो जो गैस होगी वो लेस एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो देयर आर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन। दूसरी बात ये होती है हमारी कंट्री के अंदर हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड भी तो कोई करे, तो फिलिंग स्टेशन बहुत कम है हमारे अंदर पास। तो हाइड्रोजन इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड बाय मेथड दैट इन्वॉल्व द कंबस्शन ऑफ द फ्यूसल फ्यूल। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होता है कि हाइड्रोजन को आप कैसे ऑब्टेन करते हो, आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन करते हो। यही तो एक क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, दैट इज़ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की जब हम कंबस्टन करते हैं तब हमारे पास हाइड्रोजन आता है, और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वो है एयर। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दैट इज़ द वाटर, देयर इज़ नो पोल्यूशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे एनोड और कैथोड के ऊपर जो काम हुआ वो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। और बाकी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से डिस्कशन थी, तो हमारा जो होपफुली इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ टॉपिकल्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, या बल्कि इसी फ़्लो के साथ चलते हैं, ठीक है, सॉरी इसी फ़्लो के साथ चलते हैं, क्योंकि हमने बाकी चैप्टर्स के भी नहीं किए। फिर एक ही दफ़ा हम एट द एंड जाके जैसे ही हमारा ये सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद ही हम एक दफ़े टॉपिकल्स को स्टार्ट करेंगे और फिर ईयरली पास पेपर्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।